नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग। पाठ्यक्रम के समन्वयक हैं डॉक्टर रामकृष्ण राठौर, डीन R&D, एसोसिएट प्रोफेसर, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, CSV2 भिलाई, और साथ में प्रोफेसर समर्थ P सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, UTD, CSV2 भिलाई। आज का जो लेक्चर है उसमें आज का जो विषय है उसका टाइटल है रैपिड प्रोटोटाइपिंग सामग्रियाँ। इससे पहले कि हमने 4 या 5 लेक्चरों में ये समझा कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग तकनीक क्या होती है, उसके लिए उसके अलग अलग भागों को सीखा हमने और उसमें विशेषताएं और उसके अवगुण सीखे। रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन का टॉपिक तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि आप उसके सामग्री के बारे में ठीक से अध्ययन ना करें कि कौन सी मशीन किस सामग्री के लिए उपयुक्त है, कैसे वो प्रोडक्शन करेगी, उसमें क्या खामियां होंगी। तो इस लेक्चर का जो उद्देश्य है वो आज रैपिड प्रोटोटाइपिंग की सामग्रियों को बताना है। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा है। मैं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में मटेरियल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एम यहाँ मतलब आपका है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मैं इसे बार बार AM के रूप में संबोधित करूँगा। AM के सफल कार्यान्वयन के लिए सही मटेरियल का चयन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मटेरियल की गुणवत्ता और विशेषताएं सीधे लास्ट प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती हैं। AM के मटेरियल की आवश्यकताएं कई स्तरों पर होती हैं। सबसे पहले मटेरियल को ऐसे रूप में उपलब्ध होना चाहिए जो AM प्रक्रिया के अनुकूल हो। हर मशीन का जो रिक्वायरमेंट है मटेरियल का वो अलग अलग होता है, तो अगर आपके पास उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल नहीं है तो उस मशीन पे आप काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फीड स्टॉक का उत्पादन। इसके बाद AM द्वारा मटेरियल की प्रसंस्करण क्षमता होनी चाहिए ताकि वह सही रूप और संरचना में ढल सके। मटेरियल की पोस्ट प्रोसेसिंग क्षमता भी महत्वपूर्ण है। पोस्ट प्रोसेसिंग AM टेक्निक का तीसरा चरण होता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी मटेरियल की पोस्ट प्रोसेसिंग क्षमता भी महत्वपूर्ण है, जिसमें ज्योमेट्री और गुणों के सुधार किया जा सकता है। और अंत में मटेरियल को सेवा में आवश्यक प्रदर्शन विशेषताओं को प्रदर्शित करना चाहिए, तभी वो मटेरियल उस पर्टिकुलर मशीन के लिए कंपैटिबल हो सकता है। जैसे जैसे AM तकनीक परिपक्व होती जा रही है, विशिष्ट मटेरियल की श्रेणी विशेष AM प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों के साथ जुड़ती जा रही हैं। इस संदर्भ में पॉलीमर और धातु, सेरेमिक और मिश्रित मटेरियल का उपयोग महत्वपूर्ण हो गया है। AM भागों के गुणों का प्रभावित करने की वाली सूक्ष्म संरचनात्मक विशेषताओं पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है ताकि वो सही से मशीनिंग हो सके। AM पार्ट्स की सेवा गुणों का वर्णन, जिसमें भौतिक, यांत्रिक, ऑप्टिकल और विद्युत गुण शामिल हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। AM के क्षेत्र में मटेरियल की भूमिका और उनके विशेषताएं न केवल टेक्निकल अप्रोचेस से बल्कि कमर्शियल सफलता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक एडिटिव मैन्युफैक्चरेबिलिटी इंडेक्स प्रस्तावित किया गया है साइंटिस्टों द्वारा, जो मटेरियल की उपयोगिता और चयन के मददगार साबित हो सकता है। साइंटिस्ट ने अलग अलग मटेरियल को एक इंडेक्सिंग दी गई है जिसके द्वारा वो डिसाइड कर सकते हैं कि विच मटेरियल इज कंफर्टेबल विद विच मशीन। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत इस टॉपिक को सीखने जा रहे हैं। लेक्चर का उद्देश्य रैपिड प्रोटोटाइपिंग सामग्रियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना है, जिसमें मटेरियल के गुणधर्म, विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जैसे कि प्लास्टिक, रेजिन और धातु सामग्री के बारे में जानकारी शामिल है। साथ ही उभरते हुए मटेरियल और AM में मटेरियल से संबंधित समस्याओं का विस्तृत अवलोकन भी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के लिए जिसमें AM तकनीकें भी शामिल हैं, फीड स्टॉक को उस प्रोसेस के साथ संगत स्थिति में बनाना आवश्यक होता है, जैसे कि पाउडर, शीट, वायर और लिक्विड। सपोज आप एक्सट्रूजन बेस्ड मॉडलिंग करने जा रहे हैं जिसमें आपका मटेरियल वायर फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो वायर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो पर्टिकुलर उस मशीन के लिए वो मटेरियल कंपैटिबल नहीं है। उदाहरण के लिए वेट पॉलीमराइजेशन और फोटोपॉलीमर आधारित मटेरियल जेटिंग में फीड स्टॉक एक लिक्विड थर्मोस्टेट प्लास्टिक मोनोमर होना चाहिए, जो उपयुक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण के संपर्क में आने पर क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा। अगर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है
तो आप उस मटेरियल को यूज नहीं कर सकते फॉर फोटोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस। मटेरियल की स्वीकृति सेवा गुणधर्म शो करने के लिए ताकि दी गई एप्लीकेशन में सफलतापूर्वक परफॉर्मेंस दे सके, सबसे कठोर सेवा अनुप्रयोगों के लिए एएम पार्ट्स को आमतौर पर कुछ हद तक पोस्ट प्रोसेस किया जा सकता है ताकि माइक्रोस्ट्रक्चर में सुधार हो और पोरोसिटी को कम किया जा सके और सतह को फिनिश किया जा सके, खुरदुरापन को कम किया जा सके और ज्योमेट्रिक टॉलरेंस को पूरा किया जा सके। कई चॉकलेट प्रिंटर मटेरियल एक्सट्रूजन पर आधारित होते हैं, लेकिन वर्तमान में बहुलेयर पार्ट्स की गुणवत्ता आमतौर पर कम है। सिंगल लेयर तो काफ़ी अच्छे से हम बना सकते हैं, बट अगर मल्टी लेयर की बात करें, मल्टी इंक की बात करें तो थोड़ा गुणवत्ता उसकी कम हो जाती है, जिससे यह फैब्रिकेटर्स अक्सर सिंगल लेयर डिपोजिशन तक सीमित होते हैं। वेट पॉलीमराइजेशन को फोटो सेंसिटिव थर्मोस्टेट तक सीमित किया जा सकता है। थर्मोस्टेट रेजिन में के प्रसंस्करण में से पहले पार्टिकुलेट्स को मिलाने के प्रयास सफल रहे हैं, जबकि सिलिका नैनो पार्टिकल व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए हैं, जिससे पार्टिकल्स पर अवांछित लेजर डिफ्रैक्शन और नैनो पार्टिकल्स के सेटलिंग से बचा जा सकता है, ताकि रेजिन को समय समय पर हिलाना आवश्यक ना हो। नहीं तो जो रेजिन का मिक्सचर होता है वो सेग्रीगेट हो सकता है और आपको कंटिन्यूअस उत्पाद नहीं मिलेगा। इन प्रक्रियाओं में फीड स्टॉक का जो विस्कोसिटी भी एक चिंता होती है और पार्टिकुलेट्स मिलाने से प्रोसेसिंग क्षेत्र में रिफ्लो में बाधा नहीं आनी चाहिए। मटेरियल जेटिंग आमतौर पर फोटो सेंसिटिव थर्मोस्टेट पॉलीमर का उपयोग करती है। डिपोजिशन से पहले रेजिन में पार्टिकल मिलाना संभव है, लेकिन रेजिन की विस्कोसिटी प्रिंटिंग तापमान पर सफल जेटिंग के लिए पर्याप्त रूप से कम होनी चाहिए। पाउडर बेड फ्यूजन में पॉलीमर आमतौर पर सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल तक सीमित होते हैं, लेकिन कुछ अमॉर्फस पॉलीमर जैसे पॉलीस्टायरीन को प्रोसेस किया जा सकता है। हीटिंग पर मेल्ट तापमान और कूलिंग पर क्रिस्टलाइजेशन तापमान में अंतर बड़ा होना चाहिए। फैब्रिकेटर पार्ट्स बेड तापमान को इन मानों के बीच सेट करते हैं, जो आमतौर पर स्कैनिंग लेजर के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलीमर को पिघलना संभव होता है और जो ठंडा होता है लेकिन निर्माण के दौरान क्रिस्टलाइज नहीं करता। इससे इनबिल्ड पार्ट डिस्टॉर्शन कम हो जाता है। मेटल पाउडर बेड फ्यूजन के लिए सामान्य नियम है कि मेटालिक अलॉयज जो कास्टिंग या वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होते हैं, उन्हें एएम का उपयोग करके सफलतापूर्वक प्रोसेस किया जा सकता है। पार्ट्स डिस्टॉर्शन गंभीर हो सकता है और इससे निर्माण के दौरान एक सपोर्ट संरचना, कूलिंग रेट्स का प्रबंधन और लेजर स्कैनिंग स्ट्रेटजी के सावधानीपूर्वक डिजाइन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बाइंडर जेटिंग और कुछ शीट लैमिनेशन अप्रोचेस में एक बाइंडर पर निर्भर होते हैं, जो पार्ट घटकों को एक साथ रखने के लिए होता है। इन मामलों में लगभग किसी भी फीड स्टॉक का उपयोग किया जा सकता है, जब तक कि इसे पाउडर या शीट में बनाया जा सके। अल्ट्रासोनिक कंसोलिडेशन एक शीट लैमिनेशन तकनीक है जो धातु की फाइल को लेयर वाइज फैशन में अल्ट्रासोनिकली वेल्ड करने के लिए एक सोनोस्रोट का उपयोग करती है, जिसमें एक मशीनिंग हेड होता है जो पार्ट्स ज्योमेट्री बनाता है। डायरेक्टर एनर्जी डिपोजिशन प्रक्रियाएं मेटेलिक पाउडर या वायर फीड स्टॉक का उपयोग करती हैं। अगले स्लाइड में हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल में पहला टॉपिक अपन लेते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल एक्सट्रूजन और पाउडर बेस्ड फ्यूजन। हमने लास्ट 2 लेक्चर में पाउडर बेड फ्यूजन और मटेरियल एक्सट्रूजन को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। इन दोनों प्रक्रियाएं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उपयोग करती हैं, लेकिन थर्मल लेयर एडिशन पर निर्भर होती है। मटेरियल एक्सट्रूजन और पाउडर बेड फ्यूजन दोनों डिफरेंट मैकेनिज्म का उपयोग करती हैं। मटेरियल एक्सट्रूजन में अमॉर्फस थर्मोप्लास्टिक सबसे उपयुक्त होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में आसानी से मोल्ड हो जाते हैं और गर्म होने पर अच्छी तरह से चिपकते हैं। इसके विपरीत पाउडर बेड फ्यूजन में सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर का सामान्यतः उपयोग होता है, जो उच्च तापमान पर पिघलते हैं और ठंडा होने के बाद क्रिस्टलाइन होते हैं। मटेरियल एक्सट्रूजन प्रक्रिया के लिए अमॉर्फस थर्मोप्लास्टिक को उनके मेल्ट गुणधर्मों के कारण प्राथमिकता दी जाती है। ये पॉलीमर जैसे कि लोकप्रिय
ABS प्लास्टिक, PLA प्लास्टिक एक विस्तृत तापमान रेंज तक नरम होते हैं, जिससे ग्लेजिंग तापमान कहा जाता है। यह गुणधर्म उन्हें उच्च विस्कोसिटी वाले पदार्थों में बदल देता है, जो 0.2 से 0.5 mm व्यास के नोजल के माध्यम से सामग्री एक्सट्रूजन के लिए आदर्श बनाता है। एक्सट्रूजन प्रक्रियाओं में सपोर्ट संरचनाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें पोस्ट प्रोसेसिंग के दौरान हटाया जाता है। दो प्रकार के सपोर्ट का उपयोग किया जाता है इसमें। पहला है एक लैटिस स्ट्रक्चर, जो उसी मटेरियल से बनी होती है लेकिन हल्की डिजाइन और कम ताकत वाले कनेक्शन के साथ। और दूसरा है एक अधिक जटिल दृष्टिकोण, जिसमें एक दो हेड सिस्टम की आवश्यकता होती है और सपोर्ट को वैक्स आधारित या पॉलीविनाइल अल्कोहल सामग्री से बनाया जाता है। पोस्ट प्रोसेसिंग चरण में सपोर्ट को पिघलाकर या घोलकर हटाया जाता है। PVA को PLA मॉडल मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है। PVA यहाँ पे क्या है? पॉलीविनाइल अल्कोहल, PVA। इसको PLA मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है और यह एक जल में घुलनशील समर्थन सामग्री होती है, जो बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद पानी में घोलकर इसको हटाया जा सकता है। पाउडर बेड फ्यूजन में एक IR लेजर, आमतौर पर 10 mm CO2 लेजर का उपयोग करते हैं या फिर UV हीट सोर्स लैंप का उपयोग करते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था पाउडर बेस्ड फ्यूजन के लेक्चर में। उसमें एक IR सेंसर होता है, IR लेजर होता है जो मटेरियल को पिघलाता है। अधिकांश सेमी क्रिस्टलाइन पाउडर फीड स्टॉक को पिघलाया और फ्यूज किया जाता है पाउडर बेस्ड फ्यूजन में। पाउडर बेड फ्यूजन के लिए सबसे लोकप्रिय सेमी क्रिस्टलाइन सामग्री है पॉलीएमाइड 12, जिसको अपन नायलॉन भी कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से लगभग 35 डिग्री अधिक होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। AM फैब्रिकेटर का तापमान इन पीक्स के बीच सेट करके लेजर द्वारा पिघलाया जाता है और पिघला मटेरियल चारों ओर ना पिघले हुए पाउडर के साथ थर्मल संतुलन पे रहता है। निर्माण के बाद पुनः क्रिस्टलाइजेशन सामान के रूप में होता है और अवशिष्ट तनावों को कम करता है। पाउडर बेड फ्यूजन प्रक्रिया में प्लास्टिक के मामले में ओवरहैंग्स के लिए सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि पहले मेथड में थी, क्योंकि चारों ओर के पाउडर केक द्वारा सपोर्ट प्रदान किया जाता है। निर्माण में कई नेटेस्ट पार्ट भी होते हैं जिसको प्रोसेसिंग में शामिल किया जा सकता है। प्रोसेसिंग पैरामीटर को समायोजित करके लगभग पूरी तरह से घने और कम पोरोसिटी वाले प्रोडक्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी श्रृंखला में अगला जो मटेरियल है वो है थर्मोस्टेट रेजिन। प्लास्टिक मटेरियल सामान्य फोटोपॉलीमर की कमियों जैसे कि संकुचन और तनाव को दूर करने के लिए 1990 के दशक की शुरुआत में एपॉक्सी पेश की गई। इनने वेट पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण लाभ लाए, लेकिन रेजिन्स की फॉर्मुलेशन को जटिल कर दिया। बावजूद इसके एपॉक्सी SL रेजिन आमतौर पर एक्रिलेट्स की तुलना में कम संकुचित होते हैं और वार्पस और कर्ल होने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है इनमें। लगभग सभी व्यावसायिक रूप से उपलब्ध SL रेजिन में महत्वपूर्ण मात्रा में एपॉक्सीज होती है। वाणिज्यिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रेजिन्स एक्रिलेट्स, एपॉक्सीज और अन्य ऑलिगोमर सामग्री का मिश्रण होती हैं। एक्रिलेट आमतौर पर जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि एपॉक्सीज पार्ट को ताकत और मजबूती प्रदान करते हैं। एक्रिलेट्स आमतौर पर जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि एपॉक्सीज पार्ट को ताकत और मजबूती प्रदान करते हैं। एक्रिलेट्स रेडियल पॉलीमराइजेशन द्वारा पॉलीमराइज होते हैं, जबकि एपॉक्सीज कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन के माध्यम से अपने संबंधित पॉलीमर नेटवर्क बनाते हैं। दोनों प्रकार के मोनोमर्स आपस में प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन मिश्रण के बाद प्रतिक्रिया के दौरान एक इंटरप्रिटेटिंग पॉलीमर नेटवर्क बनता है, जिसे IPN कहते हैं। IPN एक विशेष प्रकार के पॉलीमर ब्लेंड्स होते हैं जिनमें दोनों पॉलीमर आमतौर पर नेटवर्क रूप में होते हैं और जिन्हें दो समवर्ती प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है, न कि साधारण यांत्रिक मिश्रण प्रक्रिया द्वारा। रेजिन फॉर्मुलेशन में दो प्रमुख कमियां रही हैं जिन्होंने उन्हें उत्पादन सामग्री के रूप में अधिक व्यापक उपयोग से रोका है। पहला है पानी या नमी के प्रति संवेदनशीलता और एजिंग की प्रवृत्ति। कई शोध समूहों ने SL रेजिन की यांत्रिक गुणधर्मों का अध्ययन किया है और विभिन्न पर्यावरणीय
परिस्थितियों में समय के साथ उनके परिवर्तनों का मूल्यांकन भी किया है और ये शोध अभी भी लगातार चल रहा है। अगला मटेरियल है मेटल्स। पाउडर बेड फ्यूजन और डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन, आई रिपीट, डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन एक अलग तकनीक है जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीईडी बोलते हैं, में के मुख्य पाउडर आधारित एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है। इसमें पाउडर का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है जो गुणवत्ता वाले धातु भागों के निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोग की जाती हैं। डेड में पाउडर फीड करने के बजाय धातु वायर फीड का भी उपयोग कर सकते हैं। कई कई मशीन ऐसी अवेलेबल है जिसमें आप धातु वायर का भी उपयोग कर सकते हैं डेड प्रक्रिया के तहत। बाइंडर जेटिंग का भी उपयोग धातु भागों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। पॉलीमर मैट्रिक्स भागों को फर्नेस, डी बाइंडिंग और साइंटेरिंग के लिए एक कम पिघलने वाले धातु जैसे पीतल के साथ इंटरफिल्ट्रेशन की आवश्यकता होती है ताकि घने धातु भाग प्राप्त किया जा सके। धातु के सीमित उपयोग के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। फ्यूजन प्रक्रिया में धातुओं को सफलतापूर्वक प्रोसेस करने के लिए धातु को आमतौर पर वेल्डेबल और कास्टेबल होना चाहिए। छोटे चलने वाले मेल्ट पूल की मात्रा अंतिम उत्पाद के आयामों की तुलना में काफ़ी छोटी होती है। हम जो पार्ट बना रहे होते हैं उस पार्ट का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू जो पूल हमने रखा है, स्टॉक रखा है मटेरियल का। आमतौर पर यह 100 गुना छोटी होती है। गर्म क्षेत्र के बड़े और ठंडे क्षेत्र के संपर्क से थर्मल ग्रेडियंट उत्पन्न होते हैं। जो पार्ट बन रहा होता है और जो पार्ट उसके साइड में होता है उन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। इससे थर्मल ग्रेडियंट्स या थर्मल स्ट्रेसेस बोल सकते हैं इसको आप, जिससे महत्वपूर्ण थर्मल अवशिष्ट तनाव और असंतुलित माइक्रो स्ट्रक्चर बनते हैं। पाउडर फीड स्टॉक के लिए कणों का गोलाकार और एक निश्चित आकार वितरण होना फेवरेबल होता है, जबकि सामान्य तौर पर ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल नहीं होता है कि सभी कण गोलाकार हो और एक सेम साइज के हो, जो पीबीएफ पाउडर बेस्ड फ्यूजन और डीईडी के लिए अलग अलग हो सकता है। डीईडी में फीड स्टॉक की आकारात्मकता गुणवत्ता के प्रति कम संवेदनशील होती है। एक वायर भी कुछ डीईडी प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है प्रारंभिक सामग्री के रूप में, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो पाउडर आधारित डीईडी की तुलना में बड़े मेटल पूल का निर्माण करती है। अगर आपके पास जो फीड स्टॉक है वो वायर फॉर्म में है तो उसको आप राउंड राउंड रोल करके एक चक्की में लगा के स्टॉक प्रोवाइड कर सकते हैं, बट पाउडर के लिए लिमिटेड जगह होती है जहाँ पे उसको रखा जाता है। तो ये इसकी सीमाएं आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और उच्च उत्पादन दर की अनुमति देता है कौन? डीईडी, क्योंकि उसमें आप वायर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। धातु का उपयोग अभी रैपिड प्रोटोटाइपिंग में सीमित है क्योंकि इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे वातावरणीय, पहली चुनौती है वातावरणीय संगठनों के प्रति झुकाव, सेकेंड है हाई रिफ्लेक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्ड है रेसिडुअल स्ट्रेसेस। इसको हम वन बाय वन समझते हैं। जैसे पहला है वातावरणीय संगठनों के प्रति झुकाव। इसमें एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिक्स धातु के पाउडर कणों की सतह पर एक स्थिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत होती है जो कणों की सिंटरिंग या मेल्ट कोलायंस को बाधित करती है। इसका इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग में नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जहां पाउडर बेड को पिघलने से पहले पाउडर के कणों को हल्के से जोड़ने के लिए पूर्व सिंटर करना आवश्यक होता है। यह आवश्यक होता है कि ताकि इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा उत्पन्न नेगेटिव चार्ज के कारण पाउडर के कणों में विकर्षण और पाउडर बेड से बाहर निकलने से बचा जा सके। पूर्व सिंटर करना आवश्यक होता है। इसी क्रम में निकेल स्टील इंक्लोनल प्रसंस्करण के दौरान स्थिर ऑक्साइड बनाते हैं जो मेल्ट पूल की सतह पर तैरते रहते हैं। एक नई परत जोड़ने से इन ऑक्साइड्स को तोड़ा जाता है और अधिकांश को नई बनी सतह पर ले जाया जाता है, लेकिन कुछ कण ठोस माइक्रोस्ट्रक्चर में रह सकते हैं। ये भंगुर कण तनाव बढ़ाने वाले के रूप में कार्य करते हैं और यांत्रिक गुणों के लिए हानिकारक होते हैं। टंगस्टन में उच्च स्तर की ऑक्सीजन से ताकत बढ़ती है लेकिन नमी घट जाती है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन या नमी को कम से कम करना चाहिए, लेकिन इससे यांत्रिक गुण और पाउडर की पुनः उपयोगिता घट जाती है। तो टंगस्टन के साथ में ये प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन से ताकत तो बढ़ती है बट आपका इसमें यांत्रिक गुण और पाउडर की पुनः उपयोगिता घट सकती है। हाई रिफ्लेक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी
ये सेकेंड प्रॉब्लम है जो मेटल से जुड़ी हुई है। हाई रिफ्लेक्टिविटी अर्थात कम अवशोषण और उच्च तापीय चालकता वाली मिश्र धातुओं जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी और सोना के लिए एक प्रभावी मेल्ट पूल बनाना कठिन होता है। इन सामग्रियों को प्रोसेस करने के लिए 1 किलोवाट तक की उच्च शक्ति वाले लेजरों का उपयोग किया जाता है। साथ ही लेजर अवशोषण बढ़ाने के लिए विभिन्न तरंग दैर्ध्य का भी उपयोग किया जाता है। पाउडर लेजर को प्रकाश को बिखारते हैं और इंट्रैप्ट करते हैं और फ्लैट सतहों की तुलना में 2 से 7 गुना अधिक कुशलता से लेजर प्रकाशों को अवशोषित करते हैं। आमतौर पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में अवशिष्ट तनाव वितरण बाहरी सतहों पर उच्च तन्यता तनाव की विशेषता होती है, जिससे केंद्र में बड़े संपीड़न तनाव क्षेत्र को संतुलन किया जाता है। तनाव ग्रेडियंट भी निर्माण की दिशा में विकसित होते हैं जो भाग की ज्योमेट्री, भाग की ऊंचाई और बेस प्लेट से कनेक्शन विधि पर निर्भर करते हैं। लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में अवशिष्ट तनावों को कम करने के लिए उनके मॉडलिंग और प्रायोगिक मात्राकरण का आवश्यकता होती है। अवशिष्ट तनावों के कारण विरूपण एक समान घटना है, लेकिन दरारों का उत्पन्न होना मटेरियल टाइप पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए समझेंगे, अगर वे दरारें उत्पन्न करते हैं जैसे कि टंगस्टन और हाई स्पीड स्टील, तो दोनों को मिला दीजिए और मैक्रोस्कोपिक दरारें इससे कम हो सकती हैं। दूसरी ओर कई निकिल आधारित मिश्र धातुएं माइक्रो क्रैकिंग प्रदर्शित करती हैं, विशेष रूप से वे जिनमें उच्च एल्यूमिनियम और टंगस्टन सामग्री होती है, वो प्रेसिपिटेट्स के गठन के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। माइक्रो क्रैक्स मेल्ट पूल के आसपास के स्थानीय प्रभावों के कारण होते हैं, जैसे कि कम पिघलने बिंदु वाले चरणों का अनाज सीमा पर द्रवीकरण, गर्मी प्रभावित क्षेत्र जिसको हम हैज भी बोलते हैं में लोकल एजिंग और भंगुरता, या ठोसकरण क्रैकिंग। जब शेष तरल क्षेत्र ठोसकरण के अंत में लगभग ठोस मेल्ट की दरार प्रारंभ स्थल के रूप में कार्य करते हैं। इन कोनल 625 अपनी कठोरता पार्ट समाधान को कंफर्म करता है द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और इन कोलन 718 में प्रेसिपिटेट्स के निर्माण तत्वों की केवल माध्यम सामग्री होती है और यह मिश्र धातुएं एएम द्वारा आसानी से प्रोसेस की जा सकती है। इन कोलन 738 में का व्यापक रूप से उपयोग होता है निर्माण करने के लिए, और इसमें कुछ विशेषताएं भी होती हैं, बट इसके जो लिमिटेशन है वो उसमें ये है कि इसमें सामग्री की भंगुरता आती है और दरार निर्माण होता है, पर यह थोड़ा कम होता है बाकी अदर मटेरियल की रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है इमर्जिंग मटेरियल। इसमें पहला है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स जिसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और कम टफनेस होती है। टफनेस मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी। सीधे एएम में प्रोसेस करना कठिन होता है इन मटेरियल्स को। उदाहरण के लिए एल्यूमिना इज अ टाइप ऑफ सिरेमिक, और इसके मिश्र धातुओं को डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन जैसे मैंने बताया था डेड और पाउडर बेड फ्यूजन के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है। बस ये दोनों में ही इसमें प्रोसेस करने की भी टेक्निक डेवलप हुई है, लेकिन पूर्ण घनत्व वाली प्रोसेसिंग प्राप्त करना मुश्किल होता है। आप कंप्लीट एक ही मटेरियल को यूज नहीं कर सकते इन दोनों मेथड में, क्योंकि वो प्रोसेस सही तरीके से नहीं कर पाता। इन प्रोसेसों में थर्मल क्रैकिंग की समस्या आम होती है, जिससे प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन सहायक उपकरणों जैसे कि अल्ट्रासोनिक, थर्मल, मैग्नेटिक या डोपिक अप्रोच के माध्यम से कम किया जा सकता है। तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन को कम करने के लिए, थर्मल क्रैकिंग कम करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रासोनिक, थर्मल मैग्नेटिक और डोपिंग टफनिंग के अप्रोच के माध्यम से कम किया जा सकता है। सिरेमिक्स की अप्रत्यक्ष एएम प्रोसेसिंग में आमतौर पर एक बाइंडर का उपयोग करते हैं जो एएम के भागों को एक साथ बनाए रखता है। डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन के अलावा सभी एएम श्रेणियों का उपयोग अप्रत्यक्ष एएम सिरेमिक के भाग के निर्माण में किया जाता है, एक्सेप्ट डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन मेथड में। प्रारंभिक प्रयासों में सामग्री उत्सर्जन पर आधारित विधियां शामिल हैं, जैसे फ्यूज डिपोजिशन ऑफ सिरेमिक्स जिसे रगर्ट्स यूनिवर्सिटी ने विकसित किया गया था, और रोबो कास्टिंग जैसे सैंडिया नेशनल लैब्स में विकसित किया गया था। 1990 के दशक के मध्य में शीट लैमिनेशन विधियों का उपयोग एल्यूमिनिया और जर्कोनिया सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिकॉन नाइट्राइड के
प्रोसेस के लिए किया जाता है। एक अन्य प्रारंभिक दृष्टिकोण में बारीक सिरेमिक कणों को स्टीरियोलिथोग्राफी रेजिन में भी मिलाया जाता है। ऑप्टोफॉर्मिंग के विभिन्न दृष्टिकोण हैं जो अधिक आक्रामक मैकेनिकल रेजिन स्प्रेडिंग मैकेनिज्म का उपयोग करता है। इन कणों को इतना बारीक होना चाहिए कि एक स्थिर निलंबन बनाया जा सके और रेजिन के साथ अप्रत्याशित डिफ्रैक्शन को रोकने के लिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रेजिन के करीब होना चाहिए। सेकेंड मटेरियल है इसमें कंपोजिट। कंपोजिट के विकास में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि फीड स्टॉक सामग्री और उसकी तैयारी, जिसमें पिघला हुआ फिलामेंट, फाइबर युक्त और कणीय सामग्री शामिल है। सामग्री की समानता और गुणों की जांच भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैट्रिक्स और डिस्पर्स्ड या एम्बेडेड चरण के बीच इंटरफेस को सही ढंग से इंजीनियर करना चाहिए ताकि उचित बंधन, लोड ट्रांसफर और जंग से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विशेष रूप से यहाँ बात की जा रही है ऐसे कंपोजिट की जिनका निर्माण एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग द्वारा किया जाता है बिना किसी पोस्ट प्रोसेसिंग जैसे इनफिल्ट्रेशन या कोटिंग के। कंपोजिट के 3 प्रकारों की चर्चा यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसमें पहला है पॉलीमर कंपोजिट। बेंच टॉप 3D प्रिंटर अब इलेक्ट्रॉनिक्स विकास के लिए उपलब्ध हैं। ये प्रिंटर PLA फिलामेंट और अत्यधिक चालक कोलाइडल सिल्वर इंक का उपयोग करके 3D सर्किट को पूरा करते हैं, पूरी तरह से कार्यशील घटकों में इनले करते हैं बिना किसी अतिरिक्त प्रसंस्करण के। सॉफ्टवेयर प्रिंटिंग को रोकने की अनुमति देता है ताकि पहले से बने घटकों को जोड़ा जा सके। विकसित इंक 20,000 गुना अधिक चालकता प्रदान करते हैं, जो सामान्य चालक थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट की तुलना में बहुत अधिक होता है। पाउडर बेस्ड फ्यूजन भी कंपोजिट सामग्री अनुसंधान में एक लोकप्रिय विधि है, विशेष रूप से बड़ी संख्या में फैब्रिकेटर्स के साथ। तरल अवस्था सिंटरिंग द्वारा मैट्रिक्स की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें अतिरिक्त गुण लाभ मिलते हैं। LPS का उपयोग अक्सर बायोएक्टिव सामग्री उत्पादन में किया जाता है, जैसे पीक हाइड्रोअपॉक्साइड, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, विभिन्न रसायनों के साथ पार्टिकुलेट्स और व्हिस्कर प्रबलित पॉलीमर को संसाधित भी किया जा सकता है। इसमें कड़ी में अगला है मेटल कंपोजिट। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से बनाए गए मेटल कंपोजिट में पार्टिकुलेट्स, फाइब्रस कंपोजिट, लेमिनेट्स और फंक्शनली ग्रेडेड मटेरियल, जिसको अपन FGM भी कहते हैं आजकल, शामिल है। मेटल मटेरियल कंपोजिट के लिए सिलेक्टिव लेजर मेंटलिंग और लेजर मेटल डिपोजिशन LDM प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रियाएं धातु सामग्री की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए अधिक पसंद की जाती है। थर्ड सिरेमिक है सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। बायोमटेरियल्स एक प्रमुख क्षेत्र है जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में सिरेमिक के अनुसंधान और विकास के लिए प्रेरित करता है। बायोमटेरियल जैसे कि सिरेमिक और पॉलीमर बिना सिंटरिंग या पोस्ट ट्रीटमेंट के तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। बायोपॉलीमर कंपोजिट्स की तरह बायोसिरेमिक कंपोजिट को होमोजेनिटी एक समान मिश्रण के लिए पार्टिकुलेट्स को ब्लेंड करके फिर सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग या अन्य AM प्रक्रियाओं के माध्यम से संकेंद्रित किया जाता है। बाइंडर जेटिंग का उपयोग अन्य सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया डायमेंशन एक्यूरेसी और जटिल ज्योमेट्री की अनुमति देती है। ओवरहैंग, आर्चेस और सेलुलर स्ट्रक्चर भी संभव होते हैं क्योंकि पाउडर बेड समर्थन प्रदान करता है। पारंपरिक तरीके से बनाए गए सिलिकॉन कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड प्रबलित कंपोजिट को कार्बोनेशियस फीडस्टॉक या पिघले हुए सिलिकॉन के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। बाइंडर जेटिंग और पाउडर बेड कंपोजिट की तैयारी के माध्यम से सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड कंपोजिट का निर्माण संभव हो पाया है। यह प्रक्रिया अंतिम सिंटर्ड सिरेमिक कंपोजिट पर उच्च नियंत्रण की अनुमति प्रोवाइड करती है। कौन से मटेरियल? सिलिकॉन एंड सिलिकॉन कार्बाइड कंपोजिट्स। अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे AM में मटेरियल संबंधित समस्याएं। तो इसमें पहला है बाइंडिंग तंत्र से संबंधित समस्याएं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया की सफल मुख्य रूप से परतों को प्रभावी जोड़ने पर निर्भर करती है। जोड़ने की तकनीक प्रक्रिया की गति और अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को निर्धारित करती है।
जोड़ने की तकनीक को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, द्वितीयक चरण द्वारा सहायता प्राप्त जोड़ना, जिसमें एक अतिरिक्त पार्ट का उपयोग करके परतों को जोड़ा जाता है। सेकंड है रासायनिक रूप से प्रेरित जोड़ना, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जोड़ को मजबूत बनाता है। इसमें थर्ड है ठोस अवस्था में सिंटरिंग, जिसमें उच्च तापमान और दबाव का उपयोग करके परतों को ठोस अवस्था में जोड़ा जाता है। और चौथा है तरल रूप में पिघलना, जिसमें पदार्थ को तरल अवस्था में पिघलाकर जोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। इन तकनीकों का सही उपयोग से एएम प्रक्रिया की गति और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। सेकेंड स्लाइड में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल संबंधित समस्याओं में दूसरा है, इसके दोष को डिस्कस करेंगे जो 5 भागों में बांटा गया है। पहला दोष है बॉलिंग फेनोमेनन। बॉलिंग फेनोमेनन एक प्रक्रिया है जो 1952 में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में पहली बार रिपोर्ट की गई। यह एक घटना, ऐसा परिघटना है जो कई भौतिक दोष उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि छिद्रता, सूक्ष्म दरारें या खराब सतह का फिनिश। यह तब होता है जब तरल पदार्थ सतह की टेंशन के कारण नींव को ठीक से गीला नहीं कर पाता, जिससे अस्थिरता उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप स्कैन ट्रैक असमान और बूंद के आकार का बन जाता है, जैसे कि पाउडर बेड लेजर फ्यूजन प्रक्रिया में, जिससे सतह की खुरदरापन बढ़ जाती है और छिद्रता बढ़ जाती है। यदि किसी भी प्रकार की संदूषण होती है तो यह गीलेपन की डिग्री को कम कर सकती है, लेकिन ऑक्सीकरण की परतें और संदूषण को रोकना या कम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेकेंड डिफेक्ट है पोरोसिटी, छिद्रता। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों में एक सामान्य दोष है, क्योंकि अधिकांश बाइंडिंग तंत्र तापमान परिवर्तनों, गुरुत्वाकर्षण और कैपिलरी बलों द्वारा संचालित होते हैं। बिना बाहरी दबाव के छिद्रता को 2 प्रमुख प्रकार में देखा जा सकता है। समान छिद्र जैसे संकुचन, बाइंडिंग फ्यूजन मेल्टिंग की कमी या सामग्री की कमी के कारण जो अक्सर पिघले हुए ट्रैक से किनारे पर होते हैं, और गोलाकार छिद्र समानता फंसे हुए गैस, मैरागोनी टर्बुलेंस, मेल्ट क्षेत्र में सामग्री की वाष्पीकरण आदि के कारण जो अक्सर पिघले हुए ट्रैक के भीतर बने जाते हैं। इन दोषों की उपस्थिति गुणवत्ता और स्थायित्व को प्रभावित कर सकती है, इसीलिए निगरानी और नियंत्रण महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है क्रैकिंग भी एक गंभीर समस्या है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, लेजर आधारित एएम में धातु प्रक्रियाएं जैसे लेजर क्लाडिंग, सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग में बड़े मात्रा में थर्मल तनाव उत्पन्न होता है, जो पिघले हुए मेल्ट पूल को तेजी से संकुचन और ठोस सामग्री में उच्च तापमान ग्रेडियंट से उत्पन्न होते हैं। चित्र में एएम सामग्री से बने हुए क्रैक्स के उदाहरण दिखाए गए हैं। स्पष्ट है कि थर्मल शॉक के प्रति कम प्रतिरोध वाली सामग्री जैसे सिरेमिक्स या भंगुर धातुएं क्रैकिंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। अन्य कारक जो क्रैकिंग को जन्म दे सकते हैं उसमें रचना का विभाजन और बाइंडिंग सामग्री का सूखना या संकुचन शामिल होता है। नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन और डेलिमिनेशन, जिसको हिंदी में विकृति और विक्षेप भी कहते हैं। एक दोष है जो सामग्री के वॉल्यूम में बदलाव, जैसे स्टीरियोलिथोग्राफी में पॉलीमराइजेशन के संकुचन या एफडीएम में गर्म प्लास्टिक के फिलामेंट के संकुचन से आता है। अत्यधिक मामलों में विक्षेप परतों को विभाजित कर सकता है, जिसमें भागों का डेलिमिनेशन हो सकता है। यह दोष सामग्री की विशेषताओं, प्रसंस्करण पैरामीटर और दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। चित्र में एसएलएम भागों की विकृति और डेलिमिनेशन के उदाहरण दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है खराब सतह का फिनिशिंग। फिनिशिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि परत की मोटाई, निर्माण की दिशा में संबंधित स्टेयरकेस प्रभाव, मोटे जमा हुए बीड या चॉकलेट प्रिंटर में बड़े चॉकलेट बीड, उपकरण की कमी सटीकता, इलेक्ट्रॉन बीम हीट प्रभावित क्षेत्र, सतह तनाव और बाइंडिंग जैसे एसएलए की नीचे से ऊपर की ओर पाउडर की समर्थन और सामग्री का अटैचमेंट। नेक्स्ट है रासायनिक अपघटन और ऑक्सीडेशन। कई एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएं विशेष रूप से उच्च तापमान वाली प्रक्रिया में वायुमंडलीय परिस्थितियां जैसे ऑक्सीजन की मात्रा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को सख्ती से नियंत्रण करना आवश्यक होता है। अंत में इस लेक्चर का उद्देश्य, निष्कर्ष पे हम आते हैं। इस लेक्चर का निष्कर्ष यह बनता है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेष रूप से जब
संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग की गई सामग्री पर विचार किया जाए। सफल होने के लिए सामग्री को उचित फीड स्टॉक में आकार में ढालना चाहिए। विशिष्ट एएम फैब्रिकेटर में प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त गुण होना चाहिए और सेवा की स्वीकार विशेषताएं होनी चाहिए। वर्तमान में एएम फैब्रिकेटर को 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया है: बाइंडर जेटिंग, डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन, मटेरियल एक्सट्रूजन, मटेरियल जेटिंग, पाउडर बेड फ्यूजन, शीट लैमिनेशन और वेट पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर, अमॉर्फस और सेमी क्रिस्टलाइन बोथ, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट्स। धातुएं, सिरेमिक्स और कंपोजिट का विस्तार से वर्णन किया गया। इस लेक्चर में एएम में बाइंडिंग तंत्र की समीक्षा की गई। वर्तमान में एएम भागों को दोषों की उत्पत्ति को समझने और उन्हें समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पोरोसिटी, बाइंडिंग दोष, इंटरफेस और माइक्रोस्ट्रक्चर भी शामिल है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीक। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, मशीन, मटेरियल का टाइप और लास्ट स्टेप होता है पोस्ट प्रोसेसिंग, जो फिनिश मटेरियल को पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डेवलप करने के बाद उसको ठीक किया जाता है। इस लेक्चर में का उद्देश्य पोस्ट प्रोसेसिंग की महत्व और आरपी प्रक्रिया के लाभ को चर्चा करना है। सतह परिष्करण की विभिन्न विधियां जैसे कि सैंडिंग, पॉलिशिंग, कोटिंग और असेंबली पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्नत पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीक में लेजर कटिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।